सो तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा एनिमे सजेस्ट करूं जिसमें तुम्हें एनिमे वर्ल्ड का डेडपूल देखने को मिलता है। और ये सिर्फ इन अ सेंस डेडपूल नहीं है जैसे कि इसकी इंजरीज हील हो जा रही है, उस तरह के खुरापात भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये बात बात पर फोर्थ वॉल ब्रेक कर देता है। सो अगर तुमने अभी तक गेस नहीं किया होगा कि ये एनिमे कैरेक्टर कौन है, तो हाँ, मैं डांटे की बात कर रहा हूँ फ्रॉम द एनिमे डेविल मे क्राई, जिसका एक लेटेस्ट एनिमे हमें 2025 में देखने को मिला है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो ईयर 2008 में इसकी पहले भी एक एडेप्टेशन आ चुकी है जो कि मैड हाउस ने की थी। और मैड हाउस तो तुम जानते ही हो, वो बढ़िया एडेप्टेशंस करता है। जो 2025 वाली है उसे नेटफ्लिक्स ने किया है एंड दे हैव डन अ वे बेटर जॉब। तो अगर बात उठी गई है नेटफ्लिक्स के बारे में, तो क्यों ना नेटफ्लिक्स के हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। इनिशियल टाइम्स में नेटफ्लिक्स वाज नॉट अ रिकमेंडेड स्टूडियो फॉर एनिमे, बट अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें, दे आर स्लोली अपग्रेडिंग देमसेल्फ एंड इवॉल्विंग। जैसे पिछले कुछ सालों में हमें नेटफ्लिक्स से ऐसे कुछ एनिमेस देखने को मिले हैं जिन्हें हम एनिमे ऑफ द ईयर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो साइबरपंक एज रनर्स का आता है, जिसने एनिमे ऑफ द ईयर भी जीता है। और एक फैन फेवरेट एनिमे जो कि काफी मैच्योर थीम्स को भी लेके आता है, कासलवेनिया। तो तुम डेविल मे क्राई को भी उसी तरह की एनिमे समझ सकते हो। ये भी कुछ ऐसे थीम्स को लेके आता है जो काफी मैच्योर है, जैसे कि इमोशनल इम्पैक्ट, व्हाट इज राइट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डीमंस। सो इतनी बातें तो कर ली हैं, लेकिन मैंने डेविल मे क्राई की सिनॉप्सिस ही तुम्हें नहीं दी है। तो स्टोरी के मुताबिक ह्यूमन रेल्म और डीमन रेल्म आपस में अलग अलग हैं, बट किसी कारण की वजह से डीमन रेल्म इनहैबिटेबल हो जाता है और वहीं कुछ डीमन रेल्म से निकल के ह्यूमन रेल्म में आते हैं ताकि वो दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज कर सकें और अपने काइंड को एक हैबिटेबल वर्ल्ड प्रोवाइड कर सकें। बट इसी मर्जर में एक प्रॉब्लम भी सामने आती है कि डीमंस अगर ह्यूमन रेल्म में आ जाते हैं तो ह्यूमंस का तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर इसी चीज को रोकने के लिए फाइट करता है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी आइडेंटिटी को मैं स्पॉइल तुम्हें नहीं करना चाहता, ये तुम शो देख के ही खुद पता करोगे। और ये शो जिस तरह से बनाया गया है, तुम्हें इसे देखने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही शो के कुछ एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि एक्शन तुम्हें शो में काफी ज्यादा हेवीली इम्प्लाइड नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को मार रहे हो तो वो 4-5 बिल्डिंग दूर जाके नहीं गिरेगा। एक्शन एंड फाइटिंग को काफी मिनिमलिस्टिक ही रखा गया है और जितनी हाथापाई होती है उसमें बातों का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिला है। सो एक्शन के डिपार्टमेंट में हमें काफी कुछ ज्यादा ब्रूटल तो देखने को नहीं मिला है, बट इससे एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि फाइट्स को मिनिमलिस्टिक रखने से हमें फाइट की कोरियोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और वही एक चीज इस शो में निखर के आती है। इस शो के बैडएस ह्यूमर को तुम इस कोरियोग्राफी से मिक्स अप कर दो तो तुम्हें एक डेलिकेसी मिलेगी जिसका नशा नहीं उतरेगा। एंड अभी शो की बिगेस्ट यूएसपी की बात करते हैं, द विलन द रैबिट। एंड मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि इस शो को इंग्लिश में देखने की ट्राई करना, क्योंकि जो ह्यूमर इंग्लिश डबिंग में इस्तेमाल की गई है वो तुम्हें हिट करने वाला है। तो तुम्हें कभी कभी तो लगता होगा कि विलन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए आफ्टर हियरिंग हिज बैक स्टोरी, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं जहां पे तुमने विलन की बैक स्टोरी भी नहीं सुनी ना ही देखी, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि विलन सक्सेसफुल हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। एंड उन विलन्स को हम गोटेड कंसिडर करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर मैं फ्रैंकली कहना चाहूँ तो मेन कैरेक्टर से ज्यादा मुझे ये विलन पसंद आया है, रैबिट। इस तरह के डायलॉग्स ये प्रेजेंट करता है और हमारे हीरो से जब ये पूछता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, उस वक्त इस विलन के आइडियल्स शाइन करते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पॉइलर है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट इस शो में नहीं होता, मैं इस रैबिट के लिए पूरा शो देखने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है इसने। सो इतनी देर से तो मैं शो की वाहवाही कर ही रहा हूं ना, थोड़ी बुराई भी कर ली जाए। तो शो में कोई बुराई नहीं है, बट एक चीज है जो काफी ज्यादा खटक रही है, इस शो में यूज की गई सीजीआई। वैसे तुम्हें ज्यादा जगह पे सीजीआई तो दिखेगी नहीं, कुछ ऐसे डीमंस हैं जिनको दिखाने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। एंड जब वो डीमंस स्क्रीन पर आ जाते हैं तुम्हें साफ साफ पता चल जाता है कि सीजीआई का इस्तेमाल है। सीजीआई को खराब तो नहीं कहूंगा, बट उतनी बढ़िया भी नहीं कहूंगा उसे। एंड फाइनली मेरा वर्डिक्ट तो यही है, इस बैडएस शो को अगर तुम मिस कर देते हो तो तुम एनिमे फैन कहलाने के लायक नहीं हो। सो ट्राई नॉट टू मिस इट एंड डोंट forget to subscribe.